So I hope the screen is visible. Yes, sir. सो मैं लास्ट क्लास जहाँ से शुरू किया था, जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ, उसके पहले जिसका डाउट है कि सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, क्या होता है, तो लेट मी गिव अ ब्रीफ आउटलुक ऑन इट वंस अगेन. तो माय हेडिंग विल बी फंडामेंटल concepts in organic reaction mechanism. तो जहाँ भी जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है, जितना भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होता है, इट बेसिकली फॉलोज दिस पर्टिकुलर स्केलेटन फ्रेमवर्क. बेसिकली ये पैटर्न में होता है कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ मैं कुछ और एक ऐड करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ अटैकिंग रिएजेंट. ये दोनों मिलके मेरे को एक बीच वाला प्रोडक्ट बना देता है विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट फिर से रिएक्ट होके मेरे को प्रोडक्ट्स बना देता है एज वेल एज मेरे को बाई प्रोडक्ट्स बना देता है. तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो मेरा मेन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, इसको सबस्ट्रेट बोला जाता है. एंड सबस्ट्रेट के ऊपर मैं जो जो एक्स्ट्रा केमिकल कंपाउंड ऐड कर रहा हूँ रिएक्शन करने के लिए, इसको रिएजेंट बोला जाता है. फिर से बोल रहा हूँ, जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर मेरे को रिएक्शन करना है उसको सबस्ट्रेट बोलता है. एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर मैं जो केमिकल कंपाउंड डालता हूँ रिएक्शन करने के लिए, उसको रिएजेंट बोलता है. नाउ दोनों को दोनों अलग नाम क्यों? इसका रीजन इज कि कोई भी केमिकल बॉन्ड जब होता है, वो बेसिकली क्या होता है, पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड फॉर्म होता है. तो केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. अब सवाल आता है कि ये न्यू बॉन्ड आता कहां से है, वह ये न्यू बॉन्ड किस 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 के बीच होता है. तो सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में पहला पार्ट लेता है, राइट. और रिएजेंट जो है, रिएजेंट पुराना बॉन्ड ब्रेक करके नया बॉन्ड फॉर्म करने में मदद करता है. तो यही डिफरेंस है सबस्ट्रेट और रिएजेंट के लिए. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि रिएजेंट, सबस्ट्रेट बेसिकली वो कंपाउंड है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ. रिएजेंट बेसिकली वो कंपाउंड है जो दे के मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जिसके हेल्प से मैं रिएक्शन कर रहा हूँ. और अगर तुम फाइनल बॉन्ड का बात करोगे तो बेसिकली नया बॉन्ड जो फॉर्म होता है, ये बेसिकली सबस्ट्रेट में फॉर्म होता है. और और जो रिएजेंट होता है उसका काम होता है पुराना बॉन्ड ब्रेक करना है, नया बॉन्ड फॉर्म करना. तो ये जो सारे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक स्टेप में हो जाता है. ऐसा बहुत बार हुआ है और हम लोग यहाँ पर बहुत बार ये चीज पढ़ेंगे कि तुम अगर एक सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ रहे हो, वो बेसिकली दो तीन चार पांच बहुत सारे स्टेप्स में होता है. अब सारे स्टेप में क्या क्या चीज होता है, सारे स्टेप्स का मैकेनिज्म समझना, सारे स्टेप्स में ये चीज समझना कि कहाँ पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहाँ नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सारे चीज को डिटेल में पढ़ाई करना को बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म. तो a sequential amount of each step, a sequential account of each step describing details of electron movement. लिख लो, मैं जो लिख ला हूं, sequential account of each step describing details of electron movement, energetics during bond cleavage,
and bond formation and the rates of transformation of reactants into products is called reaction mechanism. तो बेसिकली क्या होता है, ये मेजर डेफिनेशन है। अ सीक्वेंशियल अकाउंट मतलब किसके बाद क्या हो रहा है, सारे स्टेप्स का। डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है। एनर्जेटिक्स मतलब कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी गेन हो रहा है। ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज मतलब पुराना बॉन्ड ब्रेक होना। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब नया बॉन्ड फॉर्म होना। एंड रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स मतलब कितना जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है। ये सारे चीज का डिटेल वे में पढ़ना उसको बोलता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम लोग सीधा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म में आएंगे। तो बेसिकली किसी भी, अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप इज बॉन्ड ब्रेकिंग। कैसे इंग्लिश है, ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड्स। सर बोलो। सर जो डेफिनेशन आपने लिखा था पिछली बार इसमें सबस्टेट में, दैट इट इज द कंपाउंड व्हिच प्रोवाइड्स द कार्बन नीडेड इन द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट। सर उसमें मतलब जो, सर मुझे वो वाला थोड़ा डेफिनेशन बता सकते, लाइक हाँ वो मैं बोला, मतलब सबस्ट्रेटिव। हाँ जो बोला ना कि सबस्ट्रेट में जो नया बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, ये बेसिकली सबस्ट्रेट में फॉर्म होगा। मतलब क्या है, मान लो नया बॉन्ड में फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मान लो एक क्लोरीन था, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, इसको तुमको OH बनाना है। तो हाइड्रोक्सिल के साथ जो नया बॉन्ड होगा ये तो कार्बन के साथ होगा, राइट। यहाँ पर सारे बॉन्ड कार्बन के साथ हो रहे हैं। तो अगर तुम ये जो नया बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, ये कार्बन कहाँ से आएगा, ये कार्बन देगा मेरे को सबस्ट्रेट। इसलिए मैं बोला कि सबस्ट्रेट इज अ कंपाउंड विच सप्लाइज द कार्बन टू तो द। सर रिएजेंट में कार्बन नहीं होगा? रिएजेंट हमको ये बॉन्ड ब्रेक करके ये बॉन्ड फॉर्म करने में मदद करता है। बेसिकली बॉन्डिंग, नया बॉन्डिंग इसके साथ ही होता है। मैं जब रिएक्शंस करूंगा ना तब तुमको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सा कौन सा ये है एंड कौन सा रिएजेंट है, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। मैं तुमको फिलहाल ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर तुम CH3Cl में तुम KOH डाल रहे हो तो तुमको CH3OH होता है। अब तुम ये देख के बोलो तो कौन सा सबस्ट्रेट तुम बोल सकते हो, कौन सा रिएजेंट बोल सकते हो, तुमको क्या लगता सर है। सबस्ट्रेट तो CH3Cl हाँ और मतलब क्यों, KOH वो मतलब रिएजेंट। हाँ मतलब तुमको पता चल रहा है कि ये मेरा नया बॉन्ड हो रहा है। ये नया बॉन्ड के लिए ये नया बॉन्ड होगा तो कार्बन से, ये कार्बन मेरे को कौन दे रहा है, सबस्ट्रेट दे रहा है, राइट, ठीक है। यस सर। और एक केविज का काम क्या है, केविज का काम इज ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये बॉन्ड को बनाना। समझा, यस सर। अब समझ में आया। यस सर। हाँ तो ऐसा है, मैं जब और 10-15 मिनट रुक जाओ। इसके बाद वाला चैप्टर बहुत ही लेंदी है, ये पोर्शन बहुत ही लेंदी है। ये पोर्शन पूरा तो है नहीं, तुम्हारा CBSE में थोड़ा बहुत है, बट वो भी बहुत लेंदी है। एंड मैं बहुत ही ये से पढ़ाऊंगा ताकि ये क्लास 11 है, तुम लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर में आ जाए। तो मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काइंडली बी पेशेंट, अच्छे चीज़ों को ध्यान से सुनना। तो ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड, अब किसी भी बॉन्ड को ब्रेक ब्रेक करना को, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना को हम लोग कहते हैं फिशन। तो इसको मैं और एक नाम से बोल सकता हूँ, दिस इज फिशन ऑफ अ बॉन्ड, राइट। अब ये मेरा बेसिकली जो ब्रेक होने का जो तरीका है, ये दो टाइप का हो सकता है। वन इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, वन इज होमोलाइटिक क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो
Cl2 ब्रेक होता है Cl प्लस Cl। अब Cl2 कैसे दिखता है? Cl2 ऐसे दिखता है। अब इसको अगर मैं ब्रेक ब्रेक करूं, मेरा ब्रेक करने के बाद जो दो हिस्सा आ रहा है दोनों सेम है, राइट? दोनों ही Cl है, तो ये दोनों सेम मेंबर होता है। बट अगर मैं KHCl ब्रेक करूं, ये होगा KH प्लस Cl। तो KHCl मेरे को ऐसे दिखता है। ये ब्रेक करने के बाद एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, मतलब दो अलग अलग हिस्सा फॉर्म हो रहा है। तो वो बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका, जहां पर मेरा ब्रेक करने के बाद इक्वल हिस्सा होता है। अब इक्वल हिस्सा किसका? बॉन्ड का। तो मैं वो टाइप ऑफ ब्रेकिंग को होमोलाइटिक क्लीवेज बोलूंगा। और अगर मैं बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करूं ताकि ब्रेक करने के बाद मेरा हिस्सा सेम नहीं हुआ, किसका हिस्सा? इलेक्ट्रॉन का, तो मैं उसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलूंगा। अब तुम लोग को समझ में नहीं आया तो मैं अब थोड़ा डीपली जाके समझा रहा हूं। सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, आई सपोज। तो मैं यहां पर दो कंपाउंड ले रहा हूं, वन इज Cl2, वन इज HCl। रिमेंबर, हाइड्रोजन क्लोराइड में जब बोलता हूं तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता। बिकॉज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो ऐसे एलिमेंट है जिसका बॉन्डिंग तुम कोवलेंट बॉन्ड से भी कर सकते हो, तुम आयनिक बॉन्ड से भी कर सकते हो। अब Cl2 में क्या है? Cl2 बेसिकली ब्रेक होता है Cl प्लस Cl। अब Cl2 फॉर्म कैसे होता है? Cl2 फॉर्म होता है बाई कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर सबको याद है तो समझ पाओगे। Cl2 फॉर्म होता है बाई कोवलेंट बॉन्डिंग। ये मेरे को क्या देता है? ये मेरे को Cl सिंगल बॉन्ड Cl देता है, राइट? अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? वन बॉन्ड रिप्रेजेंट्स वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको बोलता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलता है कि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद तो कोई सेपरेट इलेक्ट्रॉन नहीं रहा ना। पहले क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स था, दोनों क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स था। अब दोनों क्लोरीन मिलके एक बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड। अब वो सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक इलेक्ट्रॉन दोनों का पार्ट है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, बट इलेक्ट्रॉन गायब थोड़ी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में उसका इफेक्ट फील किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो बॉन्ड हुआ है उसका इफेक्ट तुम ये एरिया में फील कर सकते हो। ये सारे जो गोल कलर का एरिया है ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ये कंप्लीटली जो एक 3D एरिया है जहां पर मैं जो बॉन्ड हुआ है उसका जो इफेक्ट है मैं उसको फील कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड माई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके लिए भी होता है, सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके लिए भी होता है। जहां भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एग्जिस्टेंस होगा। अब मैं आता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? यहां पर दोनों ही क्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो दोनों में कोई लड़ाई मारपीट नहीं होगा ये बॉन्ड लेके। वेरएज यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है। मेरे को पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर एक मारपीट होगा, क्लोरीन बोलेगा मेरे को ज्यादा चाहिए, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को ज्यादा चाहिए। अब बेसिकली ये जाएगा किसके पास? ये जो बॉन्ड, जो गोल कलर का जो सरफेस है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बेसिकली जाएगा किसके पास? थ्योरी के मुताबिक जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होगा वो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने तरफ खींचेगा। मान लो ये तुम्हारा दो दोस्त है, तुम लोग के पास एक मान लो बिरयानी का प्लेट है, दोनों में लड़ाई हो रहा है, नहीं ये प्लेट का आधा मैं लूंगा, वो बोले नहीं इससे आधा मैं लूंगा। तो तुम दोनों में जिसको जो ज्यादा ताकत है, जिसको देख के लोग डरता है, तुम जिसको डरते हो, जो मसल वाला है, जो जिम करता है, जो तुमको एक थप्पड़ मारेगा तो तुम गिर जाओगे, तो वो तुमको बोला देखो बॉस मेरे साथ जबरदस्ती मत मत करो, मार खा जाओगे। एंड वो क्या करता है? वो सारे बिरयानी का मैक्सिमम हिस्सा वो खुद ले लेता है। यहां पर भी सेम होता है। यहां पर क्या होता है? यह पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन अपने तरफ खींच लेता है। अब क्लोरीन जब अपने तरफ खींच लेता है तो इसका शेप कैसे होता है पता है? इसका शेप होता है मेरा ऐसा। पहले जो गोल था, पहले ये गोल था, अब गोल को तुम अगर राइट साइड से खींचो तो मेरा लेफ्ट साइड कैसा पतला हो जाएगा?
एंड मेरा राइट साइड ऐसा मोटा हो जाएगा। और ये जो जो डिविजन लाइन है ये यही रहता है, सेम रहता है, बट क्लोरीन ज्यादा खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले एग्जांपल में जो ताकत है उसको ज्यादा बिरयानी मिलता है, यहाँ पर क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है। अब ज्यादा बिरयानी मतलब ज्यादा चिकन का पीस, तो क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एच के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, मैं अगर किसी बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करूं तो मेरे को जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल हिस्सा में डिवाइड नहीं होता है। अगर इक्वल हिस्सा में डिवाइड नहीं होता है तो केक के ऊपर प्लस चार्ज होना जरूरी है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। अगर कोई चार्ज नहीं है उसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइड हुआ है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा है तो ब्रेक करने के बाद एक मेंबर के ऊपर प्लस चार्ज होना जरूरी है, एक मेंबर के ऊपर माइनस चार्ज होना जरूरी है। ये जो प्रोसेस जिसके लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन मिलता है, दिस इज कॉल्ड अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आई होप मैंने कंसेप्ट क्लियर कर पाया। अगर समझे तो माइक म्यूट अनम्यूट करके थोड़ा यस सर बोल दो। Yes, sir. सब कोई, बहुत स्टूडेंट्स है क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड। अब सवाल आता है कि ये मैं कहाँ यूज करता हूँ, ये कंसेप्ट में अचानक से इतना 10 मिनट बकबक क्यों किया। ये बकबक किया बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब मैं एक बहुत फेमस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज यहां पर लिखाने वाला हूं, तुम लोग उसको देखो और लिखो। फर्स्ट इज CH3Br, ठीक है। CH3Br हम लोग नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़े हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्रोमोमीथेन, और मैं इसको मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकता है। जिसको डाउट है कि सर आप इसको मिथाइल ब्रोमाइड क्यों बोले, जब डाउट क्लास होगा मैं नोमेनक्लेचर और एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो ये है ब्रोमोमीथेन। अब ब्रोमोमीथेन को तुम अगर डिवाइड करोगे, अब ब्रोमोमीथेन में पहले देखना चाहिए ये बॉन्ड किस किस के बीच हो रहा है। बॉन्ड बेसिकली हो रहा है कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच। अब ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में मैं अगर पीरियोडिक टेबल कंसिडर करूं, कार्बन मेरा लगभग यहां रहता है, ब्रोमीन मेरा यहां रहता है, दिस इज ब्रोमीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता है कि जितना तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स इसका मतलब यह है कि ब्रोमोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये लेके मारपीट होगा, एंड बिकॉज ब्रोमीन की ताकत ज्यादा है तो ब्रोमीन इसको अपने तरफ खींचेगा। अगर ये अपने तरफ खींचा तो क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं CH3 प्लस प्लस Br माइनस। अगर मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, इसको बोलता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं बिकॉज पहले वाला एग्जांपल में मैं दिखाया कि ये जब ब्रेक हो जाता है तो एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस आएगा, मतलब ये ब्रेक करके मेरे को देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर कार्बन और ब्रोमीन के बीच मेरा झगड़ा हो रहा है, ब्रोमीन अगर मैक्सिमम बॉन्ड लेके निकल जाता है, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके निकल जाता है, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब तुम पूछोगे कि सर हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन के साथ ये हेटेरोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज का कोई सीन नहीं है। हाइड्रोजन का एक ही फंडा है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है वो H प्लस आयन होकर निकलता है। इससे अलावा हाइड्रोजन के साथ कुछ फंडा नहीं है, ठीक है। तो मेरा बेसिकली फंडा है कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज अ नेगेटिव आयन, दिस इज अ पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, हम लोग नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। ये हम लोग बहुत छोटे उम्र से कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कैटायन है ये कोई नॉर्मल कैटायन नहीं है, यहाँ पर ये वैसा कैटायन है जो कि खुद एक हाइड्रोकार्बन है। नोटिस कर लो, यहाँ पर एक वैसा कैटायन है जो खुद एक हाइड्रोकार्बन है। तो अगर मेरे पास कोई कैटायन है, इफ not my cation, like generally if the cation comprises of hydrocarbon, तो ये जो कैटायन होता है इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। बहुत स्टूडेंट्स का गलत फहमी होता है कि जिस कैटायन में कार्बन रहता है उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, नहीं। किसी भी कैटायन में अगर कार्बन रहे उसको तुम कार्बोकैटायन नहीं बोल सकते हो।
बट जो कैटायन इटसेल्फ एक हाइड्रोकार्बन है उसको तुम कार्बोकैटायन जरूर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका बेसिकली नाम क्या है, इसका बेसिकली नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बोकैटायन। और अगर तुम इसको कार्बोकैटायन व कार्बोएनायन से कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मिथाइल कार्बोनियम आयन। वाई कार्बोनियम आयन, ये भी हम लोग बहुत छोटे उम्र में पढ़े, जैसे एमोनिया का जो आयन है दैट इज कॉल्ड एमोनियम आयन, जैसे वाटर का जो आयन है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, सिमिलरली कार्बन का जो आयन है दैट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो हम लोग रिएक्शन से पता चलेगा फिलहाल। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा कार्बोकैटायन ही फॉर्म होगा, ऐसा बहुत टाइम आएगा जब मैं दिखाऊंगा तुमको कि अगर मैं उसको ब्रेक करूं, मेरे पास एक ऐसा नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो खुद एक हाइड्रोकार्बन है, तो वो केस में मैं उसको कार्बो एनायन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड CH3MgBr, जिसको मैं अगर ब्रेक करूं ये आएगा MgBr प्लस प्लस CH3 माइनस। यहां पर देखो ये जो माइनस चार्ज है इट इज एन एनायन, बट माइनस चार्ज खुद एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसको मैं बोलूंगा कार्बो एनायन। इतना तक समझ में है? दोनों कैसे फॉर्म होता है, दोनों का डिफरेंस समझ में है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब कुछ कुछ चीजें यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। दिस इज टेट्राहेड्रल इन शेप। ये डिटेल समझने के लिए हम लोग जब इसके बाद चैप्टर 4 जब स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तब क्लियर होगा। दिस इज टेट्राहेड्रल इन शेप। एंड ये जो कार्बोकैटायन हुआ इसका बेसिकली 3 डिविजन्स होता है, एक को बोलता है प्राइमरी, एक को बोलता है सेकेंडरी, एक को बोलता है टर्शियरी। और ऑलवेज याद रखना टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, अगर तुम कार्बोकैटायन का बात कर रहे हो तो। बट ये चीज बोलने के पहले, ये चीज बोलने के पीछे भी बहुत ज्यादा थ्योरी है जो मैं थोड़ा देर बाद सिखाऊंगा। अब मेरा नेक्स्ट पहला सवाल ही, सर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे डिवाइड करूं? देख के तो हम लोग को पता करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे होता है। तो मेरे पास जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जितना कार्बन एटम लगा होगा उसके बेसिस में मैं उसको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के नाम पे डिवाइड करूंगा। तो मैं तुम लोग के लिए एक ब्रीफ टेबल बना ले रहा हूं। तो ये दिस इज माय कार्बोकैटायन C प्लस, दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड। अच्छा, अगर ये मीटिंग बंद हो जाए तो वापस वही लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। नंबर ऑफ कार्बन अटैच, ये किसको अटैच करना होगा? ये कैटायन को ये C प्लस के साथ जितना कार्बन अटैच है वो मैं कर रहा हूं। अगर 0 एंड 1 है तो उसको प्राइमरी बोलता है, अगर 2 कार्बन है तो सेकेंडरी बोलता है, अगर 3 कार्बन है तो टर्शियरी बोलता है। या ये तुम लोग को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं किया हूं CH3 कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, राइट? CH3 प्लस, तो कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है? 0, तो 0 कार्बन अटैच होगा तो भी मैं उसको प्राइमरी बोलूंगा। अगर मैं उसको चेंज करके CH3 कर रहा हूं, राइट, तो इसके साथ कितना कार्बन अटैच है? 1, तो भी मैं उसको प्राइमरी बोलूंगा। अगर मैं इसको CH3 कर देता तो यहां पर कितना कार्बन अटैच है प्लस वाले के साथ? 2, तो मैं उसको सेकेंडरी बोलूंगा। अगर मैं ऐसे कर दिया तो कितना कार्बन अटैच है? 3, तो मैं उसको टर्शियरी बोलूंगा। समझ में आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे होता है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एंड ओके, ये जो CH3 होता है, these are all bonds are sp3 hybridized। sp3 क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहां में नहीं बता रहा।
अब तो हम लोग ये चीज देखें कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में मेरे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल आता है कि सर मैं जब भी ऐसा कंपाउंड लूं क्या मेरा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ही होगा? ऑफ कोर्स सवाल आ ही सकता है, तो मेरा आंसर इज नहीं। अब मैं जिसको डाउट था सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या है, मैं तुमको क्या बोला था, रिएजेंट का काम क्या होता है, पुराना बॉन्ड को ब्रेक करना, नया बॉन्ड को फॉर्म करना। तो रिएजेंट क्या दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम हेटेरोलाइटिक दे रहे हो या होमोलाइटिक दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम अगर यहाँ एक्वस KOH देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ही कराएगा। वेराज ये एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल CH3Br, तुम अगर सिर्फ इसको हीट और लाइट दे रहे हो तो ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या है, C और Br के बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें और ये मारपीट नहीं हुआ, बिकॉज जो धूप यहाँ जो मैं हीट और लाइट यहाँ दे रहा हूँ वो उसका ताकत ये दोनों से भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल तुम दोनों दोस्त मारपीट कर रहे हो, तुम लोग का प्रिंसिपल आ गया, ऑफकोर्स तुम लोग के दोस्त तुम्हारा प्रिंसिपल से ताकत तो है नहीं, तो तुम लोग का प्रिंसिपल तुम लोग को बोला देखो बॉस मारपीट मत करो, मैं इक्वली डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो तुम लोग को बिरयानी आधा आधा ही खाना पड़ेगा, कहीं पर कोई ज्यादा कोई कम ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर तुम जब भी हीट और लाइट यूज करते हो तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये मेरा बीच से इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली कितना बॉन्ड है, यहाँ पर बेसिकली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा होमोलाइटिक वे में तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, मतलब मेरे पास आएगा C, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, प्लस Br, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। देखो मैं माइनस प्लस नहीं दिया हूं, मैं क्या किया, मैं जो बॉन्ड है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया, दोनों मेंबर को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। फॉर एग्जांपल तुम लोग का बिरयानी में अगर 2 पीस चिकन है, दोनों को एक एक चिकन में दे दिया, यहाँ पर कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। तो अब सवाल है कि तुम इसको क्या बुलाओगे, क्या पहले को तो मैं कार्बो एनायन कार्बोकैटायन बुला रहा हूं, इसको क्या क्या बुलाऊंगा, इसको बुलाया जाता है फ्री रेडिकल। नाउ व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल इज एनीथिंग दैट हैज अ चार्ज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि सर आपने रेडिकल तो बोल दिया बट यहां पर चार्ज क्या है, चार्ज तो यहां है ही नहीं। अब चार्ज क्यों होता है, चार्ज होता है आइदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरा कार्बन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन कम भी नहीं है, जिसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो मैं उसको वापस किया हूं, बट ये इलेक्ट्रॉन और पहले जैसा बॉन्ड में नहीं रहेगा, दीज बिकेम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा, इसलिए मैं उसको बोला जाता हूं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल भी मेरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, सेम कॉन्सेप्ट कि जिस कार्बन में रेडिकल है वो जिस कार्बन में रेडिकल है उसके साथ कितना कार्बन अटैच है। अगर 0 या 1 कार्बन अटैच है तो मैं उसको प्राइमरी बोलता हूं, 2 कार्बन अटैच हो सेकेंडरी बोलता हूं, 3 कार्बन अटैच है तो टर्शियरी बोलता हूं। यहां पर बिकॉज मेरे पास कोई चार्ज फॉर्मेशन व कोई पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो दीज रिएक्शंस व ये जो रिएक्शंस में मेरा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शंस और होमोपोलर रिएक्शन और नॉन पोलर रिएक्शन। ये तीनों नाम ही मेरे को सिग्निफाई करता है कि मैं जिस रिएजेंट यूज कर रहा हूं उसके लिए मेरा बॉन्ड जिस तरीका से ब्रेक होता है वो तरीका में मेरे को कोई प्लस माइनस आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मेरे को सिर्फ फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इतना तक क्लियर है? सर आप थोड़ा वो चार्ज आने वाला रिपीट कर सकते हैं? कौन सा, ये वाला? यस सर। कौन सा, ये वाला? हेलो? यस सर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज में कि तुम्हारे पास ये, अच्छा तो मैं थोड़ा डीपी जाके बता रहा हूं, जो लोग समझो वो लोग दोबारा समझो, जो नो नहीं समझो ध्यान दो। कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड कैसे होता है,
कार्बन का बेसिकली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ब्रोमीन का मेरा 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक हिस्सा कार्बन का, एक हिस्सा ब्रोमीन का। अब इसको अगर जब तुम होमोलाइटिक क्लीवेज करोगे तो सी को अपना इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। तब क्लियर है? यस सर। पक्का? तो मतलब जो पहले बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे थे, उनको अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए गए। हाँ, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूं। मैं वहां पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा था, इसलिए प्लस माइनस हो रहा था। यहाँ पर इक्वल डिवीजन हो रहा था, तो नॉर्म जिसको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस मिल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको अगर मैं अनइक्वल डिवीजन करूं, अनइक्वल डिवीजन, तो इट विल गिव राइज टू प्लस माइनस। और अगर इक्वल डिवीजन करूं तो इट विल गिव राइज टू फ्री रेडिकल्स। जब अनइक्वल डिवीजन होता है तो इसको बोलता है हेट्रोलाइटिक, जब इक्वल डिवीजन होता है तो उसको बोलता है होमोलाइटिक। क्लियर है? ये सर मैं पूछ रहा था कि मतलब उनको तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, मतलब वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थे। हाँ। तो सर वो चार्ज, सर वो वाला थोड़ा बता सकते हैं? चार्ज कौन सा? अच्छा, अच्छा, तो तुम्हारा सवाल है कि सर आप जो रेडिकल के टाइम जो चार्ज बोले वो आप कैसे बोले, राइट? यस सर। तो मेरा बात इस देखो, इन लोग को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस तो मिल जा रहा है। ये थोड़ा डीप में जा रहा है। इन लोग को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस तो मिल जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने बॉन्ड में घुस के स्टेबल नहीं हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बेसिकली मेरा चार्ज जैसे ही काम करेगा। ठीक है? ओके सर, मतलब तो वो मतलब कोई भी एक सेल में कोई भी एक ऑर्बिटल में रहता था, पर अभी वो वहां ना जाके ये फ्री ही है और फ्रीली जैसे मूव कर रहा है, तो वो एक हाँ, चार्ज की तरह ही है। हाँ, बस इसलिए मैं उसका नाम दिया रेडिकल। बट फ्री, फ्री मतलब वो रेडिकल जिसके ऊपर फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। अब एक काम करो, तुरंत ये वाला मीटिंग लीव करके वापस वो लिंक पे क्लिक करो। या तो आई होप यहां तक सबके क्लियर है। और किसी का कुछ कंसेप्ट लेके डाउट है, तुम लोग पूछ सकते हो। हेलो? और किसी का कुछ कंसेप्ट लेके डाउट है? हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ Yes, किसी, sir. हाँ तो Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ, और किसी का कुछ डाउट है यहां तक? No, sir. No, sir. ओके, सबका क्लियर है ना? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है? Yes, sir. अब मैं वापस एक कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, दैट इज सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। अब तुम लोग को समझने में थोड़ा सुविधा होगा सबस्ट्रेट कैसा होता है एंड रिएजेंट कैसा होता है। तो मैं अगर कुछ कुछ एग्जांपल दूं, तो एंड मैं चाहूंगा आप लोग कोशिश करो मेरे को बताने के लिए कि सर कौन ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। तो मैं पहला एक एग्जांपल दे दिया, एंड दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
अब कोई बता पाएगा? लाइक ट्राई करो, पहला जो रिएक्शन है वहां पर किसको देख के तुमको लग रहा है कि ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है? सर C2H4 वो सबस्ट्रेट है और Br2 रिएजेंट। सबको यही लगता है? अच्छा, दूसरा कोई जवाब दो, सेकंड रिएक्शन में कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है? ध्यान से देखो, पहले तुम लोग ये फाइंड आउट करो कि किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जिसके साथ वो है सबस्ट्रेट, जो कर रहा है दैट इज रिएजेंट। ये बहुत सिंपल थ्योरी है। लाइक जो मैं उस दिन बोला था ब्रेड एंड सैंडविच का, तुम लाइक ब्रेड सैंडविच बना रहे हो तो सैंडविच तुम किसके साथ बना रहे हो? तुम किसका बनाओगे? या कौन होना जरूरी है सैंडविच बनने के लिए? ब्रेड। तो ब्रेड है सबस्ट्रेट। अब किसका सैंडविच बनाओगे? आलू का या पनीर का या चिकन का या अंडा का? दैट इज माई रिएजेंट। तो सेकेंड वाला रिएक्शन में देखो कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है। एनीवन बता पाओगे कौन रिएजेंट है, कौन सबस्ट्रेट है? क्या लगता है? रैंडम गेस करो ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है, क्या लगता है? सर CH3Cl है तो मतलब लाइक पहला वाला जो है तो वो बॉन्ड तोड़ के CH3 मतलब ऐड कर रहा है अपने पे। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि यहां से CH3 तोड़ के यहां ऐड किया जा रहा है, राइट? यस सर। तो ये हुआ मेरा सबस्ट्रेट, बिकॉज मेन कंपाउंड तो यही रह रहा है, और ये हुआ मेरा रिएजेंट। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट पोर्शन है क्लास का, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये तो पूछता हूं, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? घेतला हात কেমন লাগলো? পদ্ম লিখলো তারপরে আমি বসলাম, বসে তারপরে হাঁটতে হাঁটতে জোড়াবাড়ি পর্যন্ত এসে মনে হলো যে এবার একটা করতে হবে। আর বেশি হয়ে গেল। আমিও হাঁটতে যাবো। Yeah, so my next thing will be to, मैं अभी पढ़ूंगा कि मेरा कितना टाइप ऑफ रिएजेंट्स होता है। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ये बोला कि मैं जो रिएजेंट यूज कर रहा हूं उसके ऊपर मेरा डिपेंड करता है मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब मेरे को ये चीज पता करना है कि क्या क्या टाइप ऑफ रिएजेंट्स हो सकता है। तो ब्रॉडली एकदम वेरी वाइडली मैं रिएजेंट्स को दो क्लास में डिवाइड कर सकता हूं। वन इज इलेक्ट्रॉन लविंग, वन इज प्रोटॉन लविंग। मतलब कुछ रिएजेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, कुछ रिएजेंट्स है जो प्रोटॉन को बहुत प्यार करता है। जैसे हर एक क्लास का दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा दो हिस्सा में दो लीडर होता है एंड बाकी स्टूडेंट्स वही लीडर को सपोर्ट करता है। तो यहां पर भी रिएजेंट्स का दो हिस्सा होता है, एक दे आर माने वो लोग इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, मतलब वो ऑलवेज रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। और रिएजेंट्स जो प्रोटीन लविंग है वो हमेशा रिएक्शन करने के लिए प्रोटॉन के पास जाएगा और
पॉजिटिव साइड के प्लस जाएगा। तो दिस इज पॉजिटिव लविंग, दिस इज नेगेटिव लविंग। अब जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन लविंग है, उन लोग को खुद कौन सा चार्ज होना जरूरी होता है, कोई बता पाएगा? बहुत कॉमन सेंस है। मेरे पास Positive. अगर एक रिएजेंट है, मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन के साथ जाके ऑलवेज रिएक्शन करना है, तो मेरा चार्ज क्या होगा? कोई बता पाएगा? Positive. पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग जो रिएजेंट्स होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और इन लोग को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर, ऐसा बहुत सारे रिएजेंट्स है जो नेगेटिव पोर्शन पे जाके रिएक्शन करना पसंद करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के तरफ अट्रैक्टेड होता है, वो सारे रिएजेंट्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। एंड ऐसा बहुत सारे रिएजेंट्स है जो पॉजिटिव लविंग, जो पॉजिटिव पोर्शन के पास जाके रिएक्ट करता है, दोज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, वो लोग का खुद नेगेटिवली चार्ज रहता है, एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड। नाउ अब मेरे पास अगर एक ऐसा रिएक्शन में कर सकता हूं, CH3Br ब्रेक करता है CH3 प्लस Br माइनस, कोई कॉमन सेंस लगा के बताओ तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर कौन सा चीज ऐड होगा? मैं अभी तुमको दो तरह का रिएजेंट्स बोला हूं, तो यहाँ पर क्या ऐड हो सकता है, यहाँ पर कौन सा चीज ऐड हो सकता है, कोई बता पाएगा? ये पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स यहाँ पर पॉजिटिव लविंग रिएजेंट आएगा, ये नेगेटिव है तो ऑफकोर्स यहाँ पर नेगेटिव लविंग रिएजेंट्स आएगा। But बोलो बोलो बोलो। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए ना? हाँ, ये जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिएजेंट्स तो आएगा, बट दे आर पॉजिटिव लविंग, राइट? पॉजिटिव लविंग लोग खुद तो नेगेटिवली चार्ज होता है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. गुड। तो सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था, तो या या तो यस, तो दीज आर बेसिकली, यहां पर आएगा न्यूक्लियोफाइल एंड यहां पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, राइट? तो जिस सेंटर में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, एक केमिकल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब मैं क्लीवेज करता हूं,
वो क्लीवेज करने के बाद मेरा दो पोर्शंस फॉर्म होता है, एक प्लस एक माइनस। तो जिस पोर्शन में न्यूक्लियोफाइल आके घुसता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन, एंड जिस पोर्शन में इलेक्ट्रोफाइल आके घुसता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन। ठीक है, तो दिस इज ये बहुत ही बेसिक आइडिया है। अब लाइक अगर अब मैं तुम लोग को कुछ कुछ कंपाउंड बोल रहा हूं, तुम लोग बस थोड़ा देख के मेरे को बताओ कि सर इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुमको HS माइनस, BF3, C2H5O प्लस, CH3 होल 3N। इसमें मेरे पास ये चार कंपाउंड है, तो मैं पहले लेता हूं KHS माइनस। ऑफ कोर्स मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोर्शन, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसको मैं बिना कुछ डाउट न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं। अब मेरे पास ये है C2H5O, अच्छा ये भी माइनस होगा, मेरी सॉरी, C2H5O। यहां पर भी मेरा एक एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज सेंटर, तो इसको भी मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं। अब आता हूं BF3। BF3 एक कोवलेंट कंपाउंड है, सॉरी BF3 एक केमिकल कंपाउंड है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब तुमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि BF3 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? जब ऐसा हालत में तुमको BF3 का स्ट्रक्चर करना जरूरी होता है। तो अगर मैं BF3 का स्ट्रक्चर करूं, बोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड मेरे पास 3 फ्लोरॉन होगा। तो मैं अगर एक कोवलेंट बॉन्डिंग करूं, अगर तुम लोग को याद है कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करना होता है तो कर लो, वरना एक बार देख लो। तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा फ्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। हर एक फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास कितना है? 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के पास मेरा 6 ही इलेक्ट्रॉन है। बट कोई भी केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है? बिकॉज मेरे को आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बोरॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन को क्या होगा? बोरॉन BF3 कंपाउंड जहां भी जाएगा वो कोशिश करेगा कि मेरे को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं 8 इलेक्ट्रॉन बना लूं मेरे आउटरमोस्ट सेल में। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होता तो मैं बोलता कि कोई भी कंपाउंड जो ऑक्टेट डेफिशिएंट है दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक। और लास्ट जो कंपाउंड है CH3 होल 3N डबल 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लोग पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब ये लोन पेयर वो किसी और को दे के बॉन्ड करने का कोशिश करेगा। अब ये लोन पेयर, इसके पास जब लोन पेयर है तो ये ऑफ कोर्स उसके साथ बॉन्ड तो नहीं करेगा ना जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बेसिकली कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ ही बॉन्ड करेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आया? सर वो लास्ट वाला थोड़ा फिर से बता सकते हैं? ये जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, ये यहाँ पर लोन पेयर है। अब लोन पेयर तो अगर यहाँ पर सिर्फ रहे तो कोई काम का नहीं है, और अगर इसके पास कोई भी प्लस वाला कंपाउंड है तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इजीली प्लस वाला के साथ शेयरिंग होकर एक बॉन्ड बना देगा। बट अगर यहाँ पर ऑलरेडी मेरा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मतलब जो जो कंपाउंड का के साथ एक लोन पेयर रहता है वो ऑलवेज जहां लोन पेयर नहीं है बट जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो सारे कंपाउंड के तरफ अट्रैक्ट होता है।
तो ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट कहाँ है? कोई हाँ ना नहीं? सब एक बार हाँ यस सर बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग यस सर बोलोगे तभी ना मेरे अंदर से जोश आएगा। अब नहीं तो मेरे को चिल्लाना होगा, हाउस द जोश, तुम लोग बोलेगा हाई सर। एनीवे, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले यहां तक जो जो अभी तक मैं पढ़ाया हूं, वहां पर स्टार्टिंग से आज तक किसी को किस में डाउट है, काइंडली म्यूट हटा के मेरे को बता सकते हो या टेक्स्ट करके भी बता सकते हो। मैं चैट बॉक्स खोल दिया मेरा। काइंडली जिसको जिस पोर्शन में डाउट है या जिसको कोई डाउट नहीं है, टाइप कर दो नो डाउट सर, इट्स क्लियर। और जिसको जहां जहां पोर्शन में डाउट है कृपया लिख दो। ये सबका क्लियर होगा तभी मैं नया पोर्शन में जाऊंगा, बिकॉज नया पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। तो तुम लोग के पास 2 मिनट है, तो मैं कर दूंगा जल्दी। संकेत सागर नो डाउट, कविनाश बारिक नो डाउट सर, इट्स क्लियर। ओके, बाकी आराधना नो डाउट। ओके, नेक्स्ट आशीष नो डाउट, वर्षा नो डाउट, सत्या नो डाउट, वर्षा प्रदर्शनी नो डाउट, प्रीतम नो डाउट। गुड। अच्छा, Ritika, reagents part, can you please explain once again? Yes, I can explain once again. बाकी किसी का कुछ है? Anyone else having? Sir, his screen is not visible to me. ऐसा क्यों रितिका? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से शेयरिंग बंद करके दोबारा शेयर कर रहा हूं। रितिका एक बार चेक करो, नाउ इज इट विजिबल? रितिका एक बार चेक कर लो, अभी विजिबल है? अगर नहीं है तो और एक बार नो सर लिख दो, है तो यस सर लिख दो। यस सर, इट्स नाउ विजिबल। हाँ, हो सकता है कहीं नेटवर्क इशू था। No, sir, it is now not visible once again. It is now not visible once again. So Ritika, it might be a network problem from your side. बाकी सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रितिका, Yes, sir. it's my I am rejoining once again. Sir, please allow me. हाँ तुम आओ ना। Why will I not allow you? आओ तो सही, जाओ रिजाइन करके आओ।
Yes, sir, now visible. गुड। Sir, screen. हाँ वो तो पता है कि स्क्रीन ही विजिबल होगा। ओके ओके। अच्छा तो अब रितिका मेरे को एक बार बताओ कौन सा रिएजेंट पोर्शन तुमको समझ में नहीं आया? दिस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। Yes, sir, that nucleophile and electrophile. ओके अब बेसिकली मेरे पास जो रिएजेंट्स है उसको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक which has an attraction towards electron and दो which has an attraction towards proton। ये मैं क्यों बोला, इसका बोलने के पीछे भी रीजन है। सारे केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शंस पढ़ते हो कहीं ना कहीं एक प्लस चार्ज फॉर्म होता है, एक माइनस चार्ज फॉर्म होता है एंड देन प्लस माइनस मिलके नया कंपाउंड बनता है। इससे अलावा केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता है। जब तुम लोग 12th में उठोगे, 12th में उठने के बाद जब फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको रियलाइज हुआ कि केमिस्ट्री का सारे चीज कितना खूबसूरत तरीका से फिजिक्स से कंट्रोल्ड है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जहां पर प्लस माइनस आयन फॉर्म होने के अलावा कुछ और होता है। हर चीज इसका ही होता है। तो जब पूरा चीज प्लस माइनस आयन के आसपास ही घूमता है तो मेरा जो रिएजेंट्स है उसका भी दो कैटेगरी होगा। एक जो माइनस के तरफ जाएगा, दूसरा जो प्लस के तरफ जाएगा। वो जो माइनस के तरफ जा रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, वो जो प्लस के तरफ जा रहा है उसको बोलता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला? बिकॉज न्यूक्लियस में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रहता है, बिकॉज एंड इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन के तरफ जा रहा है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज के तरफ जा रहा है वो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके अब मैं यहाँ पर कुछ लाइक 4 रिएजेंट्स ले लिया हूँ एंड मैं तुम लोग को निकलने बोला था कि बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरा पहला है कि HS माइनस। अब कंपाउंड में मेरा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज विल ऑब्वियसली गो टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये बेसिकली प्लस चार्ज के तरफ जाएगा तो इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वाला कंपाउंड C2H5O माइनस, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है तो ये भी प्लस चार्ज के तरफ जाएगा, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आया BF3। BF3 के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं एंड BF3 एक नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि एक कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इसलिए मैं BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो तुम लोग का स्क्रीन में दिख रहा है। हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया? बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इसका और भी ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब इसके बाद मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों फ्लोरीन का तो 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब मेरा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज कोई भी एटम बॉन्ड करते हैं इसी वजह से। मेरे को केमिकल बॉन्डिंग होने का मेन रीजन एक ही है कि सारे एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स देखना चाह रहा है बस। लाइक सारे विद रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बट ये चीज तुम लोग भी फेस करोगे कुछ देर बाद। सारे बच्चे का पेरेंट्स चाहता है मेरा बेटा आइदर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही आज भी सोसाइटी में बेटा बेटी का सक्सेस मेजर करने का एक बेंचमार्क है। कोई बेटा फैशन पढ़ लिया, कोई बेटा होटल मैनेजमेंट पढ़ लिया, कोई 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 बेटी जाके कोई लाइक पायलट बन गया, कोई बेटी आर्मी में चला गया। ना बाबा ना, बहुत कम फैमिलीज होता है जो लोग ये नॉर्मल स्टीरियोटाइप से ब्रेक करके बाहर आता है। मैं भटक गया, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे बॉन्डिंग होता है बिकॉज मेरे को आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, बट बोरॉन का आउटर मोस्ट सेल में आया 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बेसिकली उसको और भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। तो अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसके तरफ जाएगा? ऑफकोर्स वो उसके तरफ जाएगा जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज है वो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा। इसलिए BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब लास्ट वाला कंपाउंड, वहां पर में नाइट्रोजन के लास्ट में एक लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रॉन
लाइक एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है कंपाउंड में, बट अगर उसके साथ तुमको बॉन्डिंग कराना है तो ऑब्वियसली तुम उसको कुछ कंपाउंड के तरफ ले जाओगे ना जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब पॉजिटिवली चार्ज, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी पॉजिटिवली चार्ज एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। अब समझ में है? Yes, sir. ओके, सो मैं ये क्लास फिलहाल यहीं खत्म कर रहा हूँ। विल स्टार्ट न्यू पोर्शंस फ्रॉम टुमारो। टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आज रात में तुम लोग को एक लंबा सेट दूंगा नोमेनक्लेचर के लिए। कल मेरे को वो कंप्लीट होमवर्क चाहिए, नॉट कंप्लीट बट एटलीस्ट मैं कुछ कुछ पूछूंगा तो मेरे को उसका आंसर चाहिए, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्टडीज। मेरा ये क्लास का पढ़ाई मेरे को पता नहीं बाकी सब लोग कैसे होमवर्क लेते हैं, बट सीधी बात मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन है, ये मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता बिकॉज मैं जो पहला दिन में बोला था क्लासेस शुड बी इंटरैक्टिव, वरना ना तुम समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। बट तुम लोग के भलाई के लिए जिस दिन जो क्लास हो रहा है उस दिन अगर वही क्लास तुम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये क्लास तुम अभी फ्रेश कियो, लाइक फ्रेश पढ़े हो, शाम में तुम लोग का ये क्लास खत्म होने के बाद मान लो 8 से 9:30 1.5 घंटा तुम लोग बैठ गए ये चैप्टर लेके सबके साथ, तो जो मैं पढ़ाया हूँ जो तुम लोग समझे हो वो और भी सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो डाउट है वो निकल आएगा। वरना अगर 7 दिन बाद मैं तुमको कुछ एक पूछूं तब अगर तुम बोलोगे कि सर मेरा इसमें डाउट है, मैं तो समझा दूंगा बट तुम्हारा टाइम का वेस्ट हो रहा है, राइट? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा क्लास होने के बाद थोड़ा ये चीज, सिर्फ मेरा नहीं सारे फैकल्टीज का क्लास होने के बाद थोड़ा ये चीज पढ़ लिया करो तो तुम लोग को अच्छा प्रिपेयर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है, मैं उसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, गिव मी अ सेक।